Hello students, we are here with another session of class 10th history and this is our session number 4। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित होती है, देश के लोगों में रोष पैदा हो जाता है, गुस्सा पैदा होता है। और ये सब कुछ हुआ था किसके रिएक्शन में? रॉलेट एक्ट के रिएक्शन में। रॉलेट एक्ट है वो पास किया जाता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी को रोकने के लिए। उसके बाद एक और घटना घटित होती है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। हालांकि ये सभी आंदोलन थे, ये देशव्यापी नहीं थे। पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया कि गांधी जी हैं वो एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की सोच रहे थे। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के बाद वो चाहते थे एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। और अब परिस्थितियां भी ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था कि एक देशव्यापी आंदोलन है, पूरे देश के लिए कोई आंदोलन है वो शुरू किया जाए। तो ऐसा ही वो करते हैं और वो आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पूरे चैप्टर में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने मेंशन किया था, बताया था कि अंग्रेज हमारे देश में तब तक ही टिके हुए हैं जब तक हम उनको कोऑपरेट करें। ये मुट्ठी भर अंग्रेज जो हमारे देश में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम उनके साथ हैं, उनका साथ ही रहे। अगर हम उनका कोऑपरेट ना करें तो इनको 1 साल के अंदर ही भागना पड़ेगा। हालांकि यह आंदोलन उसी टॉपिक के ऊपर शुरू होता है, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर शुरू होता है। अंग्रेज़ तो नहीं जाते और आपका सिलेबस है वो लंबा होता जाता है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका आयोजन क्यों किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहली चीज़ कि गांधी जी ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और जीवित रहा है, केवल भारतीयों के सहयोग से। और गांधी जी का कहना था कि अगर भारतीय सहयोग ना दें तो अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर जारी रहना मुश्किल है, इनको जाना पड़ेगा, सरवाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो एक उद्देश्य ये था कि भारतीयों को, इंडियंस को अवेयर करना कि हमें अंग्रेज़ों का कोऑपरेट नहीं करना, उनका सहयोग नहीं करना है। दूसरा, गांधी जी को ये भी लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। जैसे कि बताया, स्वराज तो नहीं आ पाता लेकिन एक ऐसा पहला प्रयास था, पहला देशव्यापी आंदोलन था, तब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें देश के हर कोने से लोगों ने भाग लिया था। तो उसने ज़रूर एक बार अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। तो अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के लिए कि क्या उद्देश्य थे, क्यों शुरू किया गया था। पहला जो उद्देश्य था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो। उस वक्त अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी का ये मानना था कि हमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। तो उस उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया गया। दूसरा था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। गांधी जी को ये भी लगता था कि दिस इज जस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। तीसरा था स्वराज की मांग करना। तीसरी जो हमारी मांग थी वो थी स्वराज की मांग, जो लंबे समय से चली आ रही थी। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ स्वराज की मांग भी इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था।
इसके अलावा एक और उद्देश्य था, वो था ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। ब्रिटेन की जो शोषणवादी नीतियाँ थी, जैसे रॉलेट एक्ट उन्होंने पास किया, जैसे करों में वृद्धि की, जैसे महंगाई थी, जैसे वो भेदभाव कर रहे थे, जैसे वो अत्याचार कर रहे थे, उन सब का विरोध करना भी इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो 4 उद्देश्य थे। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, दूसरा हिंदू और मुस्लिम हैं उनमें एकता स्थापित करना, तीसरा स्वराज की मांग, और चौथा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। तो ये उद्देश्य थे इसके। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आंदोलन जो शुरू किया गया था कैसे आम जन का आंदोलन बन गया, या यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन को कैसे चरणों में लागू किया गया, यानी कि किस तरीके से ये अनफोल्ड हुआ था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कई चरणों में लागू किया गया। जैसे गांधी जी ने योजना बनाई कि सबसे पहले गांधी जी ने प्रस्ताव दिया कि आंदोलन की शुरुआत में जो भारतीय नेता है वो उपाधियां हैं वो लौटा देंगे। उस वक्त एक ऐसा प्रचलन होता था, नेताओं को उपाधियां दी जाती थी, केसरी पंजाब, केसरी हिंद, इस टाइप से वो अंग्रेजों की तरफ से दी जाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले हम जब इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो हम उपाधियां हैं वो लौटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम नागरिक सेवाओं, सेना, पुलिस का बहिष्कार भी करेंगे, यानी वहाँ में अगर कोई भर्ती हो रही है या ऐसा कुछ है, रिक्रूटमेंट हो रही है, तो हम उसको बॉयकॉट करेंगे। इसके अलावा ये भी था कि इसमें हम अदालत है या विधान परिषद है उनका हम बहिष्कार करेंगे। ये भी हिस्सा था कि उसके बाद स्टूडेंट्स वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं जाएंगे जो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा उसके बाद ये था कि अगला जो चरण रहेगा उसमें हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, से नो टू फॉरेन गुड्स, कि हम विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये सब कुछ चरणों में लागू हुआ, यानी कि उपाधियां लौटाने से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर वहाँ की सेवाओं का बहिष्कार किया गया था, फिर अदालत और विधान परिषदों का बहिष्कार किया गया था, फिर स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था जो इंग्लिश मीडियम थे, और अंत में विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया था। तो ये चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया गया, धीरे धीरे अनफोल्ड किया गया, और धीरे धीरे जब अनफोल्ड किया गया, शुरुआत नेताओं से हुई थी, उसके बाद पढ़े लिखे लोग जो जॉब की तलाश में थे उनसे हुई थी, फिर अदालत विधान परिषदों से हुई थी, फिर छात्रों से हुई थी, उसके बाद आम लोगों से उसके साथ जुड़ते गए, यानी ऐसे चरणों में फैलता गया, और धीरे धीरे लोग न केवल अवेयर होते गए बल्कि इस आंदोलन के साथ जुड़ते गए। ये देश का पहला आंदोलन था जो पूरे देश में फैला हुआ था, पहला आंदोलन था जिसने अंग्रेजी सरकार की नींदें उड़ा दी थी, पहला आंदोलन था जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं, हालांकि ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कैसे चरणों में लागू किया गया, लेकिन फिर भी हम दोबारा से रिकैप्चुलेट भी हो जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है कि इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे, मेन इवेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मेन इवेंट्स क्या थे। तो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसकी जो मुख्य घटनाएं थी वो ये रही कि हजारों नहीं बल्कि लाखों जो स्टूडेंट्स थे या कॉलेज या हेडमास्टर, टीचर्स जो थे, उन्होंने इस्तीफे दे दिए और स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया इस आंदोलन के दौरान। जो वकील थे उन्होंने भी अदालतों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मद्रास को छोड़ करके, केवल मद्रास है वहाँ को छोड़ करके बाकी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया जो कि 1920 में होने वाले थे। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जगह जगह पर लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और जैसे खादी है वो पहनना शुरू कर दिया। खादी पर्यायवाची बन गया था इस आंदोलन का। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। शराब की दुकानों को, जो शराब की दुकानें थी उनको जैसे आग लगा दी गई या फिर उनके बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि आग लगाना कुछ जगह पे इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, हालांकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा हम नहीं मानते क्योंकि गांधी जी अहिंसक तरीके में विश्वास रखते थे। इसके अलावा विदेशी कपड़ा है, विदेशी कपड़े की होली जलाई गई क्योंकि स्वदेशी आंदोलन था वो जोर पकड़ रहा था साथ में।
इसके अलावा कई स्थानों पर जो व्यापारी थे उन्होंने विदेश व्यापार करने से इनकार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार कर दिया। तो ये सब कुछ घटनाएं इसमें घटी। तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हो कि इसमें बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग, महिलाएं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, अमीर गरीब, सब ने भाग लिया था। न केवल ये शहरों तक बल्कि गाँव तक भी ये आंदोलन फैल गया था। तो ये सब कुछ इस आंदोलन की मुख्य घटनाएं थी जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का हिस्सा रह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे हम बढ़ते हैं कि हालांकि जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था, बड़े जोर शोर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में ये धीमा पड़ जाता है। क्यों, क्या कारण रहे? यही सेम क्वेश्चंस हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है उससे भी जुड़ा हो सकता है कि आंदोलन जैसे जिस तेजी से शुरुआत हुई थी उसी तरीके से वो रफ्तार को बना करके नहीं रख पाया था। कारण क्या थे? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जोश जोश में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो कर दिया और उनकी जगह स्वदेशी वस्तु प्रयोग करनी शुरू कर दी, जैसे खादी पहनना शुरू कर दिया। आमतौर पे जो खादी का कपड़ा था वो महंगा होता था। अब गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे या लंबे समय तक खरीद नहीं सकते थे। जो मीलों का कपड़ा होता था, विदेशी कपड़ा, वो अपेक्षाकृत सस्ता होता था, रंगीन होता था। इसलिए खादी पहनना शुरू तो कर दिया, लेकिन लंबे समय तक गरीब लोग हैं वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए दोबारा से उन्होंने विदेशी कपड़ा है वो पहनना शुरू कर दिया और ये आंदोलन ढीला पड़ गया। दूसरा ये था कि हमने विदेशी ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं को उनका बहिष्कार कर दिया कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स हैं उनमें नहीं जाएंगे, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हमारे पास कोई अदर ऑप्शंस, चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी, विकल्प अवेलेबल नहीं थे, विकल्प उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वापस जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, कुछ समय के बाद उन्हें वहीं पर जाना पड़ा। तो इससे भी यह आंदोलन कमज़ोर हो गया और धीमा पड़ना शुरू हो गया। तीसरा ये था कि वकील थे या ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उन संस्थाओं का बहिष्कार किया था, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबा चलता दिखा उनके पास आय के और कोई साधन नहीं थे। इसलिए वे दोबारा से उन्हीं अदालतों में या कार्यालयों से जुड़ गए थे। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन धीरे धीरे ये धीमा पड़ गया था। ख़ास तौर पे शहरों में इस आंदोलन का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे योग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो धीमा कैसे पड़ा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वराज का अलग अलग अर्थ। कहने को तो इस आंदोलन में देश के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग भाग ले रहा था, लेकिन हर किसी के लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था। हर कोई लड़ रहा था, स्वराज लेके रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, बड़ा जोश था। लेकिन स्वराज है क्या उस वक्त? क्योंकि शिक्षा का प्रसार नहीं था, संचार के साधन नहीं थे, तो स्वराज का हर समाज के लिए, हर तबके के लिए अलग अलग अर्थ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। पीछे के अगर आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे तो एटलीस्ट 6-7 ईयर्स तक के जो क्वेश्चन हैं, 6-7 ईयर्स के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का हिस्सा रहा है। तो भिन्न भिन्न लोगों के लिए स्वराज का अलग अलग अर्थ था। कैसे? आइए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 केस स्टडी लेते हैं और जानते हैं कि कैसे वहाँ पर आंदोलन हुआ और कैसे वहाँ के लोगों ने स्वराज का अर्थ निकाला। तो ये 3 जो हमारी केस स्टडी रहेगी, एक पहला एग्जाम्पल रहेगा अवध, जो यूपी, पश्चिमी यूपी खास तौर पे और पूर्वी यूपी का हिस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर किसानों ने आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, या फिर जो प्लांटेशन वर्कर थे असम के, उन्होंने भाग लिया। उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था? सबसे पहले हम बात करते हैं अवध के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अवध के किसानों ने विद्रोह किया। उनका नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। एक सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, उन्होंने अवध में किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया था।
बाबा रामचंद्र एक सन्यासी दो थे, साथ ही साथ वो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी गए थे। जो मजदूर प्लांटेशन वर्कर्स में कुछ शर्तों के साथ लेके जाए जाते थे, उनके लिए गिरमिटिया मजदूर शब्द उपयोग में लाया जाता था, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो गिरमिटिया मजदूर जैसे हमारे देश श्रीलंका, फिजी, वेस्ट इंडीज़, इन देशों में लेके गए थे। तो इस आंदोलन का, अवध में जो किसानों का आंदोलन था, उसके नेता थे बाबा रामचंद्र। और यह आंदोलन वास्तव में असहयोग आंदोलन का हिस्सा कम था, अंग्रेज़ों के खिलाफ कम था, और ये जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ ज़्यादा था। ये ज़्यादा जो किराया कह सकते हैं, जो हाई रेवेन्यू है, ज़्यादा लगान, जो बेगार काम करवाया जाता था, या अन्य जो कर थे उनके खिलाफ था। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ कम और तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ ज़्यादा था। इस आंदोलन में 3 मांग थी। एक तो ये कि लगान में कटौती की जाए, दूसरा जमींदारी प्रथा है वो समाप्त कर दी जाए, यानी जमींदारी प्रथा समाप्त करके ज़मीन को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, दोबारा से किसानों बांट दी जाए। और तीसरा जो मांग थी कि ये दमनकारी जो जमींदार हैं, अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो। तो 3 मांगे थी। कई स्थानों पर नाई, धोबी, इन्होंने जमींदारों की सेवा करने से मना कर दिया था। इसे नाई धोबी बंद कहा जाता था। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, बाल 2 महीने से काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, आदिवासी की तरह हो गए हैं। ऐसा ही कुछ हाल शायद उनका हो गया होगा जब नाई बंद और धोबी बंद किया गया था। कुछ इलाकों में ऐसा भी हुआ था। तो इसमें आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन के समानांतर चला था। 1920 में वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनके सहयोग से अवध किसान सभा का भी गठन किया गया था। तो ये जो आंदोलन था, जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ये हिंसक होता गया। तालुकदार और व्यापारी हैं, उनके घरों पर हमला किया जाने लग गया, बाज़ारों को लूट लिया गया। इसके साथ साथ अनाज के जो होर्ड्स, गोदाम थे, वहाँ पर हमला किया गया। कई स्थानों पर ये अफवाहें फैला दी जाती है, यानी स्थानीय जो लीडर थे वो अफवाह फैला दे जाते हैं कि गांधी जी ने ये घोषणा की है कि कोई कर नहीं देना है, कर नहीं देना है, और गरीबों के बीच में भूमि का पुनर्वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस प्रकार की अफवाहें फैला दी जाती है। तो ये था अवध का किसान आंदोलन या किसान विद्रोह। तो यहाँ पर स्वराज का अर्थ अलग था। क्या अर्थ था कि यहाँ के लोगों ने भी स्वराज असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए स्वराज का अर्थ अलग था। यहाँ के लोगों के लिए स्वराज का अर्थ था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि का पुनर्वितरण, और इसके साथ साथ करों में कटौती। तो ये यहाँ के लिए लोगों के लिए स्वराज का अर्थ था। उसके बाद दूसरा जो हमारा केस स्टडी है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, आंध्र प्रदेश के जंगल में विद्रोह। वहाँ के वनों में आदिवासियों ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए भी स्वराज का अलग अर्थ था। वो कुछ और ही सोच रहे थे। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स इलाका है जहाँ पर स्वराज का आंदोलन कह लीजिए, असहयोग आंदोलन है, काफ़ी जोर पकड़ा था। वहाँ पर आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे अलीरू सीताराम राजू। वहाँ पर मुख्य नेता थे अलीरू सीताराम राजू। इन्होंने नेतृत्व किया था। और आपको बता दूं कि अलीरू सीताराम राजू एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। कहीं सोचो कि अलीरू अलग है, सीताराम अलग है, राजू अलग है, नहीं, एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन का आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स इलाके में नेतृत्व किया था। अलीरू सीताराम राजू थे। उन्होंने वहाँ पर दावा किया था कि उसके पास स्पेशल पावर है, मैजिकल पावर्स है, देवीय शक्तियाँ हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भविष्य बता सकता हूँ क्या होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, अगर बुलेट शॉट से भी वो लोग घायल हैं तो मैं ठीक कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अलीरू सीताराम राजू। वहाँ की समस्या क्या थी कि वन कानून के बहाने वहाँ के जंगलों पर अंग्रेज़ों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। लोगों को वहाँ से लकड़ी काटना
भी अलाउड नहीं था, ना शिकार करना अलाउड था, ना वहाँ पर कृषि करना अलाउड था। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग थे उनको, क्योंकि उनका जो भी जीविका का साधन था वो छीन लिया गया, ज़बरदस्ती उनसे बेकार कार्य करवाया जाता था। आज जैसे सड़क निर्माण जैसे कार्य हैं उन कार्यों में उनको लगाया जाता था, इसलिए वहाँ के लोग नाराज़ थे। जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया, तो वहाँ पर भी आंदोलन था। उसके साथ साथ जैसे राजू थे, अलीरू सीताराम राजू थे, उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए राज़ी किया और उन्होंने गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना था कि बल के प्रयोग से ही अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। क्योंकि उनकी कुछ बातें गांधी जी से मैच भी करती थी, लेकिन उनके सैद्धांतिक तौर पर वो बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। गुरिल्ला युद्ध शुरू किया गया। गुरिल्ला युद्ध ये क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध का पहली चीज़ तो ये कि गुरिल्ला युद्ध का गुरिल्ला से कोई लेना देना नहीं होता है। गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध होता है, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियों में छिप करके युद्ध किया जाता है। भारत में शिवाजी ने औरंगजेब या मुगलों की सेना के खिलाफ इस प्रकार के युद्ध की शुरुआत की थी। तो गुरिल्ला युद्ध करते हैं, जगह जगह पर अंग्रेज अधिकारी हैं उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, और 1924 में जो राजू है उनको पकड़ लिया जाता है 1924 में, और उन्हें मार दिया जाता है। हालांकि बाद में समय के साथ वो एक बहुत बड़े लोकनायक बनते हैं, आज भी उनकी अच्छी खासी वहाँ पर मान्यता है। तो ये था गुडेम हिल का इलाका। गुडेम हिल के लोगों के लिए स्वराज के क्या अर्थ था? उनके लिए स्वराज का अर्थ था जंगलों पर दोबारा अधिकार, वन कानूनों को अवैध घोषित करना। उनके लिए स्वराज का अर्थ था बेगार से मुक्ति, वनों पर दोबारा अधिकार और वन कानूनों की समाप्ति। तो यहाँ के लोग भी भाग ले रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए स्वराज का अर्थ अलग था। आइए हम बात करते हैं तीसरे हमारी जो केस स्टडी है, प्लांटेशन वर्कर्स, बागान श्रमिक। उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था? बागान श्रमिक, सबसे पहले जरूरी है कि बागान श्रमिक क्या होते हैं। बागान श्रमिक वो होते हैं जो बागानों में काम करते हैं। कितने अच्छे से बताया ना, बागानों में काम करते हैं बागान। चलिए, बागानों के श्रमिक क्या होते हैं? हम प्लांटेशन वर्कर्स कि जो बड़े बड़े बागान, जैसे चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान है, या केले के बागान है, इस प्रकार के बागान जहाँ पर बड़े इलाके पे एक ही फसल बोई जाती है, वहाँ पर श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जो कार्य करते हैं उन्हें हम प्लांटेशन वर्कर्स बोलते हैं। बड़ी संख्या में भारत में जब प्लांटेशन एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई तो असम में देश के अन्य भागों से श्रमिकों को वहाँ ले जाया गया ज़बरदस्ती। उसी तरीके से फिजी, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज इत्यादि इन देशों में भी बड़ी संख्या में भारत से बागान में काम करने के लिए श्रमिक गए थे। तो भारत में बागान श्रमिकों की दशा कुछ अच्छी नहीं थी। 1859 जो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम, आप इसको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कह सकते हैं, उसके तहत बागान श्रमिकों को चाय के बागानों में ले जाया गया। यानी कि 1859 में इनलैंड जो इमिग्रेशन एक्ट था, अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम था, उसके तहत। अब इसकी शर्तें क्या थी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की? कि आप वहाँ पर 5 वर्ष से पहले वापस नहीं आ सकते, पहली चीज़। दूसरा ये था कि आप 5 वर्ष के बाद अनुमति लेकर के ही आएंगे, और परमिशन दी नहीं जाती थी। यानी कि चले गए तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसलिए जब असहयोग आंदोलन छिड़ा, शुरुआत हुई, वहाँ के श्रमिकों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया। उन्हें लगा अब उन्हें घर वापस जाने की अनुमति मिल जाएगी, उन्हें लगा उन्हें उनकी भूमि वापस मिल जाएगी, उन्हें लगा उन्हें उनके गांव वापस मिल जाएंगे, उन्हें लगा उनके अधिकार उन्हें वापस मिल जाएंगे। तो उनके लिए स्वराज का अलग अर्थ था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था घर वापसी, स्वराज का अर्थ था भूमि की वापसी, गांव में वापस लौट पाएंगे, अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। तो भाग तो उन्होंने भी लिया, लेकिन स्वराज का अर्थ उनके लिए अलग था। तो इसलिए वो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग थे, वो असम के जो बागानों में काम कर रहे थे वो बाहर निकले, गांव के लिए निकले। हालांकि वो
वापस अपने गांव नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरीके से पीटा गया था उनको। तो ये था तीसरा, यानी ये क्वेश्चन है आपके लिए 5 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किस तरीके से देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले या देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का अर्थ भी अलग अलग था। तो हम 3 यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, अवध के किसानों का, दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का, और तीसरा प्लांटेशन वर्कर यानी बागानों में काम करने वाले श्रमिक। तो जितना डिटेल में बताया गया, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चंस होता तो नीड नॉट टू राइट इन दैट मच डिटेल, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ये बताना है कहाँ हुआ और उनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा था असहयोग आंदोलन का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो आर्थिक मोर्चे पर भी हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था को इस आंदोलन ने। तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े थे। पहला तो ये था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, व्यापार की नींव हिल गई थी इससे। विदेशी व्यापार यानी विदेशों से आने वाला, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो विदेशों से आने वाले माल में कमी आई, यानी व्यापार है वो अस्त व्यस्त हो गया था। दूसरा, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया, तो इस तरीके से भी जो इससे रिलेटेड व्यापार था वो प्रभावित हुआ। विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में आग लगा दी गई, होली जलाई गई, इस व्यापार में भी कमी आई। 1921 और 22 के बीच में जो विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का आयात था वो 50% रह गया, यानी आधा कम हो गया। जो विदेशी वस्तुओं का आयात पहले 102 करोड़ के आसपास था वो केवल 51 करोड़ रह गया। और काफ़ी सारे व्यापारियों ने भविष्य में भी विदेशी वस्तुओं या फिर विदेशी व्यापारियों के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया। तो ये प्रभाव पड़ा था विदेशी व्यापारी जो थे, अंग्रेज़ थे, उनके व्यापार के ऊपर। हमारे लिए कुछ सकारात्मक बातें रही कि इस दौरान भारतीय कपड़ा मिलों, हथकरघा मिलों और खादी का उत्पादन है वो तेज़ी से बढ़ा। यानी कि इस आंदोलन ने हमारे उद्योगों के लिए एक बार फिर से, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध था तब एक संजीवनी मिली थी, और दोबारा से संजीवनी जो मिली थी वो मिली थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तेज़ी से उनका विकास हुआ, और एक बार जब विकास हुआ तो उसके बाद वो कंपटीशन में आ गए। तो ये थे आर्थिक प्रभाव क्या रहे असहयोग आंदोलन के। अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था हमारे देश की आज़ादी का, उसकी वापसी क्यों हुई, इसको वापस क्यों लिया गया, क्या कारण थे, या यहां से एक और टॉपिक बनता है चोरी चोरा की घटना क्या थी, चोरी चोरा की घटना क्या थी। 2 क्वेश्चन हमारे बनते, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों। ऐसे को आंदोलन की वापसी के कारण ये था कि कई जगह पर आंदोलन था ये हिंसक हो रहा था, जैसे कि चोरी चोरा नामक स्थान पर। चोरी चोरा यूपी में, पूर्वी यूपी में गोरखपुर के पास एक स्थान है, बिहार के पास आ जाता है। तो वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर फरवरी 1922 में चोरी चोरा नामक स्थान पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी भीड़, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। उसके बाद भीड़ हिंसक हो जाती है और एक पुलिस थाने को आग लगा देती है। उस आग में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर जाते हैं। गांधी जी हिंसा के प्रयोग के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन में हिंसा का प्रयोग किया जाए, वो हिंसा को कमजोरी मानते थे। इसलिए इस बात से नाराज होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी को लगता था कि अभी जो सत्याग्रही है, भारतीय है, उनको सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए और ज़्यादा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस बात से क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही है कि चोरा चोरी की घटना क्या थी, और दूसरा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस क्यों लिया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था चोरी चोरा की घटना के कारण। फरवरी 1922 को
चौरी चौरा नामक स्थान जो गोरखपुर में यूपी में है, वहाँ पर एक हिंसक घटना घटित होती है। भीड़ हिंसक हो जाती है, एक पुलिस थाने को आग लगा देती है जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल करके मर जाते हैं। गांधी जी हिंसा के प्रयोग के खिलाफ थे। इसी घटना से नाराज़ होकर के गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसी घटना को हम चौरी चौरा की घटना कहते हैं। तो ये था असहयोग आंदोलन। क्या उद्देश्य थे, क्या क्या हुआ, कैसे लोगों ने भाग लिया, उसकी क्या आर्थिक प्रभाव पड़े और उसको वापस क्यों लिया गया। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं, वो और रहेंगे। हम साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे, हम दांडी मार्च के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लाहौर सेशन, ऐतिहासिक लाहौर सेशन है, उसके बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में। तो इस एपिसोड में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय योर फ्रीडम।